बीए प्रथम वर्ष में पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन कर रहे छात्रों का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत। हम पिछले कुछ वीडियोस से निरंतर अरस्तू के दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपसे ये चर्चा की थी कि अरस्तू के अनुसार तत्व मीमांसा या ज्ञान मीमांसा पर भी किस प्रकार से उसके तर्कशास्त्र का प्रभाव है और ज्ञान के विषय अरस्तू के अनुसार क्या है। आज हम इसी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अरस्तू तार्किक चिंतन के माध्यम से अपनी तत्व मीमांसा में कैटेगरीज यानी कोटियों का विचार लेकर के आता है। ये कैटेगरीज या कोटियां क्या हैं? कैटेगरीज के विषय में अरस्तू का कहना है कि कैटेगरीज आर फंडामेंटल एंड इंडिविजिबल कॉन्सेप्ट्स, मूलभूत और अविभाज्य प्रत्यय हैं, अवधारणाएं हैं। हम क्या कहेंगे? कैटेगरीज या कोटियां क्या हैं? कैटेगरीज या कोटियां मूलभूत और अविभाज्य अवधारणाएं या संप्रत्यय हैं। और किसी भी ज्ञेय को कुल कहीं पर 8 का जिक्र मिलता है, कहीं पर 10 का जिक्र मिलता है। ये साहित्य को जैसा जैसा दार्शनिक इतिहासकारों ने एनालाइज किया उस तरीके से अपनी अपनी बात कही, लेकिन हम एक व्यापक रूप में ये कह सकते हैं कि 10 प्रकार की कोटियों की बात अरस्तू करता है और इन कोटियों के माध्यम से किसी भी विषय को, किसी भी वस्तु को, किसी भी ज्ञेय को उसकी पूर्णता में जाना जा सकता है। तो ये 10 कैटेगरीज क्या हैं? ये आपको 10 के 10 नाम याद ना भी रहें तो भी कोई बहुत विशेष बात नहीं है, लेकिन एक बार हमको इनसे परिचय अवश्य करना चाहिए। सबसे पहली है द्रव्य, सब्सटेंस, है ना। सब्सटेंस क्या है इसके विषय में हम आगे चर्चा हमको काफी विस्तार से करनी ही है। दूसरी है क्वालिटी, गुण, कैसी है। क्वांटिटी, कितनी है कोई भी चीज। रिलेशन, वह किस प्रकार से अन्य चीजों से संबंधित है। वेयर, कहां है, उसका लोकस क्या है। वेन, टाइम में, काल में वह किस जगह अवस्थित है। पोस्चर, उसकी मुद्रा कैसी है। कंडीशन, उसकी अवस्था कैसी है। एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब वह क्या करती है कोई भी चीज, या उससे क्या प्रभाव उत्पन्न होता है। और पैसिविटी, व्हाट इज डन टू इट, वह किस प्रकार प्रभावित होती है या उसके साथ में क्या किया जाता है। किसी भी चीज के विषय में यदि यह 10 चीजें हम उसके ऊपर लागू करके देखेंगे तो अरस्तू के हिसाब से, अरस्तू के अनुसार हम ये कहेंगे कि हम उस वस्तु को पूरा समझ गए या पूरा जान गए। अब हम जो हमारे लिए तत्व मीमांसा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है कि बाकी चीजें महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण द्रव्य की बात है। सब्सटेंस इज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट कैटेगरी। देखिए, द्रव्य की परिभाषा हमने पहले भी देखी थी, है ना, जब मैंने आपसे परिचय दिया था। यदि आप करीब 10-20 वीडियोस पहले जाएं तो सबसे ज्यादा परिचयात्मक क्लास मैंने आपकी की थी। वहां पर मैंने आपको दर्शन शास्त्र का परिचय कराते कराते द्रव्य की परिभाषा से भी मैंने आपको अवगत करवाया था। और एक बार यदि हम फिर से दोहराना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि द्रव्य वह है जो नितांत स्वतंत्र है, जिसके ऊपर सब कुछ आश्रित है और जो स्वयं किसी के ऊपर अपनी अस्तित्व के लिए आश्रित नहीं है। अरस्तू के अनुसार द्रव्य ऐसी प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कैटेगरी या कोटि है। Substance is that which is neither predicable of subject nor present in the subject. इस चीज को हम
ठीक प्रकार से समझ लें कि प्रेडिकेबल ऑफ सब्जेक्ट नहीं है। द्रव्य स्वयं एक विषय है जिसका कि हमको ये कहना चाहिए कि प्रेडिकेट नहीं होता है, जो स्वयं में प्रेडिकेट नहीं होता। प्रेडिकेट नहीं होता कहने का क्या मतलब हुआ कि द्रव्य कोई विधेय नहीं है, किसी चीज का कोई विशेषण, किसी चीज की कोई क्वालिटी, किसी चीज का कोई लक्षण नहीं है, बल्कि यह वह आधारभूत तत्व है जिसके की लक्षणों की बात की जा सकती है। उद्देश्य और विधेय, मान लीजिए मैं आपको उदाहरण के लिए कहूं कि अश्व बलिष्ठ है, तो मैंने बलिष्ठ में आपको एक गुण, एक क्वालिटी बताई, एक प्रेडिकेट बताया। किसका प्रेडिकेट बताया? अश्व का प्रेडिकेट बताया। यानी कि अश्व हैं, और अश्व कैसे हैं? अश्व बलिष्ठ है। तो द्रव्य क्या है? द्रव्य कभी भी क्वालिटी या विधेय के रूप में उपस्थित नहीं होगा, नॉर इट इज प्रेजेंट इन दी सब्जेक्ट, और न ही यह किसी उद्देश्य में एग्जॉस्ट हो जाएगा। यानी कि हम किसी भी विषय के बारे में बात करें, वह बात द्रव्य को पूर्णतः समाहित कर लेती हो, यह भी संभव नहीं है। सब्जेक्ट इज ऑलवेज द सब्सटेंस इज ऑलवेज बियॉन्ड द सब्जेक्ट। हमें यह बात मान करके चलनी होगी कि जो द्रव्य है, क्योंकि द्रव्य की परिभाषा में यह शामिल है कि वह शाश्वत भी है और वह अनंत भी है। यदि वह कम हो जाएगा, यानी कि हम उसको किसी विषय में घटा देंगे, तो वह द्रव्य नहीं रहेगा, या फिर हम उसको शाश्वत नहीं मानेंगे, किसी समय में घटा देंगे, तो भी वह द्रव्य नहीं रहेगा। अर्थात कोई भी विषय हो, वह द्रव्य को पूर्णतया एग्जॉस्ट नहीं कर सकता। यही बात अरस्तु इसी बात को और व्याख्या करते हुए या इसको और अधिक स्पष्ट करते हुए कहता है, देयरफॉर सब्सटेंस इज समथिंग अल्टीमेट। द्रव्य क्या है? द्रव्य वह है जो कि अंतिम सत्ता है, जिसके बाद में कुछ भी नहीं रह जाता। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए मेरे सामने एक मेज है, तो मेज का कारण लकड़ी है, और लकड़ी का कारण पेड़ है, और पेड़ का कारण बीज है, और इस तरीके से मैं बहुत आगे की श्रृंखला तक जाता जाऊं। लेकिन जो द्रव्य है, द्रव्य कैसा है? वह अंतिम है। द्रव्य के बाद कोई एनालिसिस पॉसिबल नहीं है, कोई कंडीशन, कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। हम ये कहें कि द्रव्य समस्त कारणों का अंतिम कारण है। सब्सटेंसेस, मैंने कहा ना कि जिसके ऊपर सब कुछ आश्रित है, जो स्वयं किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। तो सब्सटेंस इज समथिंग दैट इज अल्टीमेट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर थिंग्स, वेयरएज एवरी अदर थिंग इज डिपेंडेंट ऑन सब्सटेंस। अरस्तु ने अपनी द्रव्य की अवधारणा को स्पष्ट किया। उसने कहा कि जो अंततो गत्वा सत्य है, जिसका के बाद नहीं होता, पहली चीज जो शाश्वत रूप से रहता है, जिसके ऊपर समस्त आधारित है, और जो स्वयं किसी के ऊपर आधारित नहीं है, ऐसी चीज को हम द्रव्य कहते हैं। और द्रव्य सारी के सारे जो बीइंग है ना, एग्जिस्टेंस में और बीइंग में, है ना, सार अस्तित्व में और द्रव्यत्व में हमको आगे जाकर के ये फर्क करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी इशारे में बताया था कि अस्तित्व से हमारा अभिप्राय दर्शन में देश और काल से संबंधित जितनी सत्ताएं हैं उनसे होता है, और जब हम सत्य की बात करते हैं तो हम द्रव्य की बात करते हैं, जो कि देश कालातीत होता है। तो द्रव्य भी अब अरस्तु धीरे धीरे हम ये देखेंगे। अभी तक उसने कहा कि कॉन्क्रीट इंडिविजुअल्स ज्ञान के विषय होते हैं, और सब्सटेंसेस के बारे में वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है? जो अंतिम सत्ता है। हम आने वाले लेक्चर्स में और अधिक स्पष्टता से अरस्तु के विचारों को और अधिक स्पष्ट भी करेंगे और अधिक विस्तार से भी जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।